साथियों नमस्कार। साथियों, बात हो रही थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ फैक्ट हमने डिस्कस करे थे, जो कि वहाँ की कृषि कैसी होती थी, उस समय कृषि कैसी की जाती थी, उस समय नगर विन्यास कैसा था, घर कैसे थे, नालियों का सिस्टम कैसा था। तो कई चीज़ें हमने देखा था उस समय। वहाँ पर खेती कैसी थी, पशुपालन लोग कैसे करते थे, तो वो विभिन्न चीज़ें देखे थे। कुछ फैक्ट जो छूट गए थे, आगे सेशन में अब इस बार कवर करेंगे। तो 2-3 फैक्ट हैं जो हम विस्तार से देख लेते हैं। जैसे कि वहाँ के व्यापार के बारे में अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार होता था, वहाँ पर सिक्कों का प्रचलन नहीं था। जैसे आज के वर्तमान समय में जो सिक्के चल रहे हैं वो प्रचलन में नहीं थे। वहाँ पर मुद्राएं प्रचलन में नहीं थी। वहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के लिए वस्तुओं का विनिमय होता था। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले ली जाती थी और एक दूसरी वस्तु दे दी जाती थी। इस प्रकार से जो वस्तु विनिमय का नियम वहाँ पर चलता था। तो कहने का मतलब है कि सिक्कों का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय जो थी वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होती थी। और वहाँ पर मोहर की छाप एक चीज़ और थी। जैसे अब इस पीरियड में वर्तमान समय में देखते होंगे कि कोई वस्तु है जो सरकारी वस्तु, उसमें मोहर लग के आती है, हम लोग मोहर से पहचान लेते हैं। तो उसी प्रकार से पहले अपनी वस्तुओं के लिए विशेष प्रकार की मोहर का प्रयोग करते थे लोग। इस प्रकार की कई मोहरें देखने को मिली। तो मोहर की छाप लोग अपनी वस्तुओं पे लगाते थे। लोथल में कई मोहरें मिली हमको, साक्ष्य के आधार पर कई मोहर उसका हम डिस्कस करेंगे कैसी मोहर थी। जैसे कुछ मोहरें थी जो पशुपति शिव उसमें बने हुए थे। जैसे एक मोहर हम बात करें अगर, तो पशुपति शिव की मोहर थी वो, और उसमें पशुपति शिव को योगासन की मुद्रा में दिखाया गया था, योग करते हुए दिखाया गया था। तो जब वो योग कर रहे थे, उनकी त्रिमुखी मूर्ति दिखाई गई है पशुपति शिव की, और उसमें दिखाया गया कि उनके जो कंधे से लेकर के और हाथ तक चूड़ियाँ पहने हुई थी, पूरा चूड़ियाँ पहने थे। और जो योगासन मुद्रा में बैठे हैं तो उसमें नीचे इधर उधर सबसे नीचे 2 हिरन बने हुए थे, 2 हिरन अंकित थे। और इधर उधर जो था वो एक तरफ गैंडा और बाघ थे, और दूसरी तरफ जो था वो कहने का मतलब वो बाघ था। तो इस प्रकार से कई जानवर दिखाए गए। हाथी था, बाघ और हाथी था, एक तरफ आपका गैंडा था, है ना, और नीचे 2 हिरन थे। तो इस प्रकार से मोहर जो अपनी वस्तुओं के लोग बनाया करते थे उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता में। और हम कई चीज़ें देखते हैं। जैसे एक स्थान था मोहनजोदड़ो, जो कि प्रमुख स्थान है, जिसमें आप लोग सिंधु घाटी की सभ्यता में आप पढ़ते हैं कि विशाल स्नानागार मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में अभी हम चर्चा करेंगे। तो व्यापार के माध्यम से अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो में 2 पहियों वाली एक खिलौना गाड़ी मिली थी, जो कि कांसे की थी। तो कांसे की 2 पहियों वाली एक खिलौना गाड़ी मिली थी, जिससे ये पता चलता है कि वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता होगा क्रय विनिमय के माध्यम से, वस्तु विनिमय करने के लिए। और चौहुदड़ो नामक एक स्थल था जहाँ पर 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली थी, 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली थी। तो ये प्राचीनतम साक्ष्य देखने से पता चलता है कि उस समय लोग गाड़ियों का प्रयोग करते थे। 4 पहियों वाली, 2 पहियों वाली ऐसी गाड़ियों का प्रयोग करते थे वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। और लोथल नामक एक ऐसा स्थल है, लोथल, जहाँ पर साक्ष्य मिलता है। लोथल में एक गोदीवाड़ा मिला। गोदीवाड़ा का मतलब है एक तरीके से जैसे इस समय जो बंदरगाह बोले जाते हैं वर्तमान, जहाँ पर जहाज ठहरते हैं। तो लोथल जो स्थान मिला, वहाँ पर बहुत बड़ा सा गोदीवाड़ा मिला, और पोत निर्माण के भी कुछ साक्ष्य पाए गए। तो लोथल जो उस समय का एक बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था लोथल था, वहाँ पर पोत निर्माण के साक्ष्य मिले। और ये भी मिला कि यहाँ बहुत सारे जहाज़ खड़े होते थे, यानी कि गोदीवाड़ा मिला। और वहाँ पर बहुत सारे
वस्तु जो मतलब तौलने के लिए वहाँ कई बाट भी मिले और कई चीज़ें मिली। जैसे और हम देखते हैं कि व्यापार के माध्यम से हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया जो थी, मेसोपोटामिया और सिंधु की सभ्यता, मेसोपोटामिया और सिंधु, उस समय मेसोपोटामिया और सिंधु, मेसोपोटामिया ईरान को बोला जाता है, तो कहने का मतलब है ईरान और सिंधु के बीच जो व्यापार चल रहा था उसमें अफ़गानिस्तान और इराक मध्यस्थ का काम करता था उस समय। तो ये चीज़ें देखने को मिली कि व्यापार उस समय कैसे होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, वस्तुओं का क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। वहाँ पर मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं सामने आया, यानी कि मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, कोई साक्ष्य नहीं है इसका। और लोग मोहर का प्रयोग करते थे। और क्या मिला कि लोग मोहर का प्रयोग करते थे और कई स्थान भी पाए गए जहां उन मोहरों का साक्ष्य पाया गया, जैसे जिसमें से पशुपति शिव की जो मोहर है प्रचलन प्रमुखता से दिखाई गई है। तो उसमें क्या होता कि योगासन की मुद्रा में पशुपति जी बैठे थे, भगवान शिव बैठे हैं, और उसमें दिखाया गया है कि उनके कंधे से लेकर के और उंगलियों तक वो चूड़ियाँ पहने हुए थे, कलाई तक चूड़ियाँ पहने हुए हैं, और दोनों तरफ उनके जानवर हैं और नीचे भी 2 हिरन बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से दिखाया गया है। और कई ऐसे स्थान भी मिले जहाँ खिलौना गाड़ी मिली, जैसे कि आपने देखा कि मोहनजोदड़ो जो था वहाँ पर कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली, और चौहदड़ो जो था वहाँ पर 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली। और लोथल एक ऐसा स्थान मिला जहाँ पर जहाज़ों के साक्ष्य मिले, पोत निर्माण का साक्ष्य मिला। तो इससे पता चलता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जहाज़ों के माध्यम से भी सामान ले जाया करते थे, जिससे पता चलता है कि व्यापार जो है बड़े स्तर पर भी होता था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में जानते हैं। अगर लिपि के बारे में बात करें, यानी कि सिंधु घाटी के लोग पढ़े लिखे थे, कुछ लिपियों का प्रयोग करते थे कि नहीं करते थे, तो सिंधु लिपि में एक स्थल आता है धौलावीरा। धौलावीरा एक स्थल है जहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले, वहाँ पर 10 चिन्ह मिले जो कि एक प्रतीकात्मक भी थे। प्रतीकात्मक कहने का मतलब है उसमें कुछ चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गया, जैसे उसमें चित्रात्मक शैली में दर्शाया गया कि मछली और चिड़िया मानव आकृति, ऐसे कुछ साक्ष्य मिले। जो चित्र थे उसमें ऐसे कुछ साक्ष्य मिले जिसमें मछली, चिड़िया और मानव आकृति, ऐसे कुछ साक्ष्य देखने से, चित्रों को देखने से पता चलता है। और भी सिंधु लिपि में कुल मिला के 10 अक्षर मिले, 10 साक्ष्य मिले, जिसमें भाव चित्रात्मक भी हैं, कुछ भाव चित्रात्मक भी पता चलता है और चित्रात्मक भी हैं, और कुछ अक्षरात्मक भी देखने को मिला। और जो ये लिपि थी सिंधु लिपि, तो सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 ईस्वी में सर्वप्रथम जो विचार था सिंधु लिपि का, वो सर्वप्रथम विचार किसने दिया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिया। इतिहासकार जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो 1863 में दिए, और वो बताए कि जो सिंधु लिपि है उसका संबंध किससे हो सकता है? वो ब्राह्मी लिपि से हो सकता है। यानी कि जो हम देख रहे हैं कि जो सिंधु लिपि है, तो वो बताया गया कि सिंधु लिपि का जो संबंध है वो ब्राह्मी लिपि से है, और ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है वो दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है, यानी कि दाहिने से शुरू होती है बाएं तक। लेकिन अन्य हम भारतीय लिपियां जो देखते हैं, वो ठीक विपरीत होती हैं, यानी कि बाएं से शुरू होती हैं और दाहिने की तरफ ख़त्म होती हैं, यानी कि बाएं से दाएं चलती हैं अन्य भारतीय लिपियां, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि है वो दाहिने से बाएं चलती है। तो अगर सिंधु लिपि के बारे में बात करें तो सिंधु लिपि में सबसे पहले सिंधु लिपि का विचार जो था वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1863 में दिया, और वो बताया कि सिंधु लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है, और ये लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है। अन्य भारतीय लिपियाँ वो बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। और भी एक चीज़ बताया कि देखिए, सिंधु लिपि को अगर पढ़ने के प्रयास के बारे में बात करें, कुछ दिनों तक पढ़ी नहीं जा सकी। यानी कि 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज लिया था, लेकिन पढ़ नहीं पाए थे। पढ़ने का प्रयास किया गया L.A. बैडल के द्वारा प्रयास किया गया 1923 ईस्वी में।
तो सिंधु लिपि का जो पढ़ने का प्रयास था वो L.A. बैडल के द्वारा 1923 में किया गया और ये बताया गया कि इसमें सर्वाधिक जो साक्ष्य हैं वो चित्रात्मक हैं। उसमें मछली, चिड़िया, मानवाकृति आदि के बारे में बताया गया है। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जिसके बारे में हम कुछ पॉइंट पढ़े। और सिंधु घाटी के ये जो लिपि के जो ये लिपि मिली वो कहाँ से मिली? वो धौलावीरा से मिली। ये भी बात आप याद रखेंगे कि धौलावीरा से मिली। और कितने चित्र मिले? 10 चित्र मिले। 10 चित्र मिले। कुछ ऐसे थे, जैसे कुछ ऐसे भी चित्र थे, ऐसे चित्र थे, कुछ ऐसे भी चित्र थे, ऐसे करके, और फिर ऐसे ऐसे भी चित्र थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे चित्र दिखाए गए थे। तो 10 चित्र मिले थे। कहाँ से मिले थे? धौलावीरा से मिले थे सिंधु लिपि के चित्र। कितने मिले थे? 10। और सर्वप्रथम विचार किसने दिया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1863 में दिया और बताया कि उसका संबंध किससे है? ब्राह्मी लिपि से। और सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया? L.A. बैडल ने 1923 में किया। और आपने देखा कि सर्वाधिक साक्ष्य कैसे थे? चित्रात्मक थे। कुछ साक्ष्य जो थे वो अक्षरात्मक भी थे। कुछ साक्ष्य जो थे वो अक्षरात्मक भी हम देखते हैं। कुछ साक्ष्य अक्षरात्मक थे और कुछ जो साक्ष्य थे वो चित्रात्मक थे। अगर हम अंतिम संस्कार की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतिम संस्कार कैसे किया करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतिम संस्कार कैसे किया करते थे, तो हम पाएंगे कि अंतिम संस्कार जो था वो 3 प्रकार से किया जाता था। यानी कि उस समय 3 प्रथाएं प्रचलित थीं। कितनी प्रथाएं प्रचलित थी? 3 प्रथाएं। सिंधु सभ्यता में जो अंतिम संस्कार की प्रथाएं थी वो 3 प्रथाएं प्रचलित थीं। प्रचलन में प्रमुख रूप से थी। एक तो था दाह संस्कार। पहली प्रथा थी दाह संस्कार। दाह संस्कार में ये होता था कि जैसे आजकल हिंदू समाज में होता है कि लोगों को चिताओं के माध्यम से जला दिया जाता है, तो उसी प्रकार से हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से दाह संस्कार किया जाता था। और करने के बाद में जो अवशेष बचता था, यानी कि जलने के बाद में जो अवशेष बचता था उसको कलश में रख करके उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। तो ये दाह संस्कार उस समय किया जाता था। इस प्रकार से दाह संस्कार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। ये हिंदू रीति रिवाजों के माध्यम से होता था। और दूसरा जो प्रथा थी वो पूर्ण समाधिकरण थी। दूसरी प्रथा कैसी थी? पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण जैसे वर्तमान में मुस्लिम वर्ग में होता है कि लोगों को ज़मीन के अंदर दफनाया जाता है, उसी प्रकार से ताबूत में रख करके और इसे दफनाया जाता था। पूर्ण समाधिकरण यानी कि ज़मीन के अंदर दफनाया जाता था। तो ये मुस्लिम रीति रिवाज से होता था। और तीसरी प्रथा जो मिली वो आंशिक समाधिकरण मिली। तीसरी प्रथा कौन सी थी? आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का मतलब ये है कि उस पीरियड में क्या होता था कि जो मृतक था, मृतक को खुला छोड़ दिया जाता था। पशु पक्षी उसको खाते थे। खाने के बाद में जो अवशेष बचता था उस अवशेष को ज़मीन के नीचे दफना दिया जाता था। तो ये लगभग पारसियों में किया जाता है, पारसी वर्ग में होता है। तो ये प्रथा भी प्रचलन में थी। तो उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं प्रचलित थीं: दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। जिसमें देखा गया कि दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के माध्यम से प्रथा प्रचलन में थी और पूर्ण समाधिकरण मुस्लिम वर्ग के माध्यम से थी और आंशिक समाधिकरण वो पारसी वर्ग के तरीके से होती थी। कुछ साक्ष्य मिले सुरकोटदा में। सुरकोटदा एक स्थल है, सुरकोटदा, जो कि सुरकोटदा में मिला अंडाकार साक्ष्य। अंडाकार ताबूत था। कहने का मतलब है कि अंडाकार ताबूत था और अंडाकार ताबूत में दफना दिया जाता था रख करके, और वो भी किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण की दिशा में उसमें दफनाया जाता था। उत्तर से दक्षिण की दिशा में, जो वर्तमान में जो प्रचलन में है उसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था। लेकिन कुछ स्थल ये भी मिले जैसे हड़प्पा और कालीबंगा। हड़प्पा और कालीबंगा में साक्ष्य पाया गया, वहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर। यानी कि जो हम देखते हैं अंडाकार साक्ष्य जो सुरकोटदा में मिला, वहाँ उत्तर की ओर सर और दक्षिण की ओर पैर। लेकिन हड़प्पा और कालीबंगा में क्या मिला कि दक्षिण की ओर देखने को मिला कि उत्तर की ओर
हाँ, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया, यानी कि इसमें क्या था, दक्षिण की ओर सर और उत्तर की ओर पैर, इसमें ये देखने को मिला हड़प्पा और कालीबंगा में। लोथल, लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पर एकमात्र विधि जहाँ पर बिल्कुल अलग पाई जाती है, जो कि दफनाया जाता था पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर लोथल में दफनाया गया। और रोपड़, रोपड़ में मिला कि पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर दफनाया गया, पूरब में सर और पश्चिम में पैर, तो ये रोपड़ में दफनाया गया। रोपड़ में एक उदाहरण और भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो दफनाया गया मनुष्य को, तो मानव के साथ साथ जानवर का भी मिला, कंकाल मिला, तो मानव और कुत्ता दोनों को साथ साथ दफनाया गया, ये रोपड़ में मिला। तो आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि कौन सी थी, व्यापार कैसा था, आपने देखा व्यापार क्रय विक्रय के माध्यम से, क्रय विक्रय जो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। आपने उसके कई उदाहरण पढ़े कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यापार जो है गाड़ियों के माध्यम से होता था, जहाज़ों के माध्यम से होता था, और किस प्रकार से हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया और सिंधु के बीच व्यापार होता था उस समय, और जिसमें अफगानिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में रहता था। और दिखाया गया कि वहाँ पर कुछ मोहरों का, वस्तुओं पर मोहर लगाने की प्रथा प्रचलन में थी और लोग अपनी अपनी मोहर बनाया करते थे। एक और उदाहरण मिलता है, जो साक्ष्य मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरोहित राजा की एक मूर्ति मिलती है, पुरोहित राजा की एक मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो में उत्खनन के दौरान, मोहनजोदड़ो में उत्खनन के दौरान एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है, पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है, जिसमें क्या देखा गया कि जो दाढ़ी थी उस व्यक्ति की, जिसकी मूर्ति मिली, सेलखड़ी की मिट्टी की बनी थी। वो मूर्ति कैसी थी, वो सेलखड़ी की मिट्टी की बनी थी, वो उसकी जो दाढ़ी थी वो कसीदे से सजाई गई थी, करीना किया गया था, और उसकी जो मोछें थी वो नहीं थी, मोछें नहीं थी, और मस्तक पर गोल अलंकरण रखा हुआ था, यानी कि मस्तक पर गोल आभूषण रखा हुआ था, जिससे पता चलता है कि ये शायद पुरोहित वर्ग के होगी, यानी कि पुरोहित समाज की हो सकती है। और भी कई साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य, जो मोहनजोदड़ो में एक हड़प्पा से एक प्राप्त हुई मातृ देवी की मूर्ति, हड़प्पा से प्राप्त हुई आपकी मातृ देवी की मूर्ति। तो इसमें क्या देखा गया कि जो मूर्ति देखी गई उसमें देखा गया कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा देखा गया, यानी कि जो मूर्ति मातृ देवी की मूर्ति मिली उसमें देखा गया कि जो मातृ देवी जो स्त्री थी उसके गर्भ से पौधा निकला हुआ था। तो ये अनुमान लगाया गया कि वो जो मूर्ति थी वो उर्वरता देवी की हो सकती है, यानी कि उर्वरता देवी की मूर्ति हो सकती है, ये अनुमान लगाया जाता है। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक समाज था, उसमें कई स्त्रियों की मूर्ति मिली, कई जगह नर्तिका की मूर्ति मिली, जैसे कि हम देखते हैं जो कि काशी की एक मूर्ति मिली नर्तिका की, जो कि राखी गढ़ी में मिली है ना, तो काश की मूर्ति मिली। तो कई स्त्रियों की मूर्तियां मिलने से ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय मातृ सत्तात्मक समाज था। तो ये जो है, और एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला था मोहनजोदड़ो में, एक स्वास्तिक चिन्ह मिला था। स्वास्तिक चिन्ह जो ऐसा होता है, देखने से आप लग रहा होगा, देखिए ऐसा होता है जो कि जैसे आजकल भी मांगलिक समय होता है तो उसमें ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, स्वास्तिक चिन्ह जो होता है वो सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। तो ये भी साक्ष्य मिला उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता में। और कई चीज़ें मिली, जैसे एक राखी गढ़ी एक स्थल है। कौन सा, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी को ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी यहाँ प्राचीन सभ्यता थी, यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। और राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा के